गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपना क्लास 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर जो है जो एंटिक्स चैप्टर नंबर 3 अपना कंटिन्यू चल ही रहा है, जिसकी 2 वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी है। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज ग्रिगोर जोहन मेंडल, मेंडेलियन जेनेटिक्स। ग्रिगोर जोहन मेंडल, कुछ हिस्ट्री है इनके बारे में, वो पहले आज अपन डिस्कस करेंगे। ग्रिगोर जोहन मेंडल वाज ग्रेट जेनेटिशियन, इसलिए इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसके? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इनका जो जन्म है, इनका जो बर्थ 22 जुलाई 1822 को हुआ था। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इनका जो बर्थ है 22 ऑफ जुलाई 1822। बर्थ प्लेस जो है इनका, बर्थ प्लेस मोराविया ऑस्ट्रिया के अंदर, वहां पर इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने 1842 में फिलोसॉफी के अंदर मास्टर डिग्री किया था। क्या किया था? मास्टर डिग्री। ये कुछ जनरल चीज है। इसके बाद 1843 में इन्होंने ब्रून सिटी है, वहां पर इन्होंने पादरी, जो चर्च के अंदर होते हैं, पादरी की नौकरी की। यही ब्रून सिटी में इनको ग्रिगोर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? ग्रिगोर की। मैं वापस रिवाइज करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है ग्रिगोर जोहन मेंडल, मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स के ऊपर आज अपन डिस्कस करेंगे। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर कई सारे काम किए थे, इसलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इनका जो जन्म है, इनका जो बर्थ है 22 जुलाई 1822 को हुआ था, और इनका जो बर्थ प्लेस है मोराविया ऑस्ट्रिया के अंदर एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1842 के अंदर फिलोसॉफी में मास्टर डिग्री किया, एंड देन 1843 के अंदर इन्होंने ब्रून सिटी में एक चर्च था, वहां पर इन्होंने पादरी की नौकरी की। यहीं पर इनको ग्रिगोर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ब्रून सिटी में ही किए थे, और जो इनका एक्सपेरिमेंटल पीरियड है वो कई बार नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 10th में भी है अपने। ये एक्सपेरिमेंटल पीरियड, इनका जो एक्सपेरिमेंटल पीरियड था, एक्सपेरिमेंटल पीरियड वो है 1856 से 1863। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इनका जो एक्सपेरिमेंटल पीरियड था 1856 टू 1863। इनका जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट वह था पी, जिसको बोलते हैं मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है पाइसम, जिनका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सटाइवम। लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट। वापिस एक्सपेरिमेंटल पीरियड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो है कब किए थे? 1856 टू 1863। प्लांट कौन सा था? पी प्लांट, मटर। और मटर का या जो पी का जो बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, दैट इज पाइसम सटाइवम। उसके बाद इन्होंने ब्रून सिटी में एक सोसाइटी थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसके समक्ष अपना जो रिजल्ट थे, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे, उनको प्रदर्शित किया, उनको एक्सप्लेन किया, और इसके जो पेपर का नाम था वह था एक्सपेरिमेंट्स या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक बहुत ही सिंपल चीज है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, या अपन ये भी कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और भी इसके कई नाम मिलते हैं। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये बेसिकली इसका
जो नाम था वो ये है, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मैं रिपीट कर देता हूं, जो इनका एक्सपेरिमेंटल पीरियड था दैट इज 1856 टू 1863। प्लांट था पी प्लांट, बॉटनिकल नेम पाइसम स्टाइवम। इन्होंने अपने जो रिजल्ट जो थे वो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष प्रदर्शित किए थे, एक्सप्लेन किए थे। इसके पेपर का जो नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही पुरानी जो बहुत ही बुक्स है उसमें कई बार ये देखने को मिलता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स थे या एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, अपन को ये याद रखना है। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने जो रिजल्ट जो थे उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज किया था। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का बहुत ज्यादा यूज किया था। और फिर जो मेंडल की डेथ है, मेंडल की डेथ 6 जनवरी 1884 को हो गई थी। 1884 को 6 जनवरी 1884 को मेंडल की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। सन 1901 में, इन 1901 मेंडेलियन रीडिस्कवरी का पीरियड है। उस समय 3 साइंटिस्ट, हुगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शेरमैक, इन तीनों ने मेंडेलियन वर्क का जो था वो रीडिस्कवरी किया। क्या रीडिस्कवरी। ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर कि मेंडल के कार्य की पुनर्खोज किसने की थी, या हु डिस्कवर्ड द मेंडेलियन वर्क, हु रीडिस्कवर्ड द मेंडेलियन वर्क, हुगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शेरमैक। ओके, मेंडल ने बेसिकली क्या किया था, मेंडल ने पाइसम स्टाइवम प्लांट जो था या जो पी प्लांट था उसके 7 कैरेक्टर्स काम में लिए थे। 7 कैरेक्टर्स, पी जो था उसके 7 कैरेक्टर्स अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि 7 कैरेक्टर्स का क्या मतलब होता है, 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। 7 का क्या है, 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक टेबल है, नॉर्मल टेबल है जो अपन को लर्न करनी है। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे ले लेते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर में भी अगर अपन डोमिनेंट कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है और कौन सा रेसेसिव कैरेक्टर है, इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते थे। सबसे पहले जो कैरेक्टर था जो लिया था उसने स्टेम की हाइट ली थी। क्या लिया था, स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट भी उन्होंने जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसके अंदर वो था टॉलनेस एंड जो ड्वार्फनेस वो था आपके रेसेसिव कैरेक्टर। स्टेम की हाइट के बाद अगर अपन बात करें फ्लोर का कलर, क्या बात करते हैं, फ्लोर कलर में डोमिनेंट जो था वो था वायलेट और व्हाइट जो था वो था आपके रेसेसिव। फ्लोर कलर के बाद बात करें फ्लोर की पोजीशन, थर्ड कैरेक्टर क्या था, फ्लावर पोजीशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर था दैट इज एक्सियल डोमिनेंट कैरेक्टर था और टर्मिनल जो था वो आपके था रेसेसिव कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर नंबर 4 की बात करें, पोड कलर ग्रीन एंड येलो, पोड का जो कलर था डोमिनेंट था ग्रीन एंड येलो था आपके रेसेसिव। पोड की शेप की बात करें, पोड शेप की बात करें, पोड शेप के अंदर जो डोमिनेंट कलर था या डोमिनेंट कैरेक्टर था वो था इनफ्लेटेड जो था दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो था, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब पिचके हुए, कॉन्स्ट्रिक्टेड जो थे वो था रेसेसिव कैरेक्टर। कैरेक्टर नंबर 6 की बात करें, सीड शेप और 7 था सीड कलर। सीड शेप की बात करें, राउंड जो था दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिंकल्ड वो था रेसेसिव कैरेक्टर। सीड कलर की बात करें, सीड कलर जो येलो था वो था डोमिनेंट एंड ग्रीन जो था वो था रेसेसिव। ये टेबल बेटा आपको याद रखनी है बिल्कुल। जो 7 कैरेक्टर थे, स्टेम की हाइट, टॉलनेस, ड्वार्फनेस, फ्लोर कलर, फ्लोर पोजीशन, पोड कलर, पोड शेप, सीड शेप एंड सीड कलर। ऐसे याद करना है कि स्टेम का एक कैरेक्टर है,
फ्लोर के 2 करेक्टर है, पोड के 2 करेक्टर है एंड सीड के क्या है 2 करेक्टर। इस टेबल को आप लोग देख लीजिए, आराम से इसको बना ले रहे, पॉज करके इसको आप लोग देख लेना। उसके बाद अगर अपन बात करें कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए कैसे, क्या उसकी टेक्निक्स थी, क्या उसकी टेक्निक्स थी, वो अपन देखते हैं। मेंडल की जो टेक्निक थी उसने बेसिकली 2 टेक्निक काम में ली थी। एक यहाँ पे वर्ड आएगा आपके इमैस्कुलेशन, एक का वर्ड आएगा इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन ये क्या है, देखना सपोज अपन लोग जानते हैं कि जो मेल होता है उसका जो बॉटनी के अंदर सिंबल होता है वह होता है ये, और जो फीमेल होता है उसका जो सिंबल होता है ये। सपोज जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या है कि जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो, मतलब बोथ मेल एज वेल एज and female sex organs are present। मतलब क्या है कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है, द फ्लावर इज सेड टू बी अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसको अपन मोनोसियस भी बोलते हैं। ओके, सपोज मैं कह रहा हूं यह एक फ्लावर है, एक कार्टून डायग्राम के थ्रू, जिसके अंदर ये है मेल सेक्स ऑर्गन और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। इमैस्कुलेशन क्या वो अपन समझ रहे हैं। देखना दोस्तों, अपन लोगों ने देखा होगा या आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा, पॉलिनेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर मैं ये चाहता हूं या अगर अपन ये देखें कि अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो 101% उसके अंदर नेचुरली तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं जेनेटिक्स के ऊपर और आई वांट कि मुझे उसके अंदर है बड़ी बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन मुझे उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। क्वेश्चन समझना, क्या कहा मैंने कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जेनेटिक्स के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर, उस प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, और मैं ये चाहता हूं उसमें नेचुरली तो आप लोग जानते हैं कि अगर दोनों सेक्स ऑर्गन है तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन आई वांट दिस कि मैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहूं। कैसे करेंगे, किसी सेक्स ऑर्गन को हटा दो, ओवरी तो नीचे होती है, उसको हटाना मुश्किल है, इसलिए अगर मैं इस फ्लोर में से मेल सेक्स ऑर्गन को हटा दूं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। प्रोसेस क्या कहलाएगा, इमैस्कुलेशन। मतलब क्या है, इमैस्कुलेशन क्या है, अगर डेफिनेशन लिखें कि रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। मतलब अगर अपन किसी फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट से पहले ही, अगर किसी फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट से पहले ही मेल सेक्स ऑर्गन को हटा दें, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन क्यों किया जाता है, इमैस्कुलेशन सिंपल सी बात है, अगर अपन इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे, अगर सपोज मैं कह रहा हूं अगर अपन ने इमैस्कुलेशन नहीं किया तो क्या होगा, अगर इमैस्कुलेशन नहीं किया तो उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इमैस्कुलेशन कर दिया तो सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगा, तो इसका जो इमैस्कुलेशन का मेन जो एम होता है, एम क्या है, टू स्टॉप सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इमैस्कुलेशन किया जाता है। अब जो इमैस्कुलेशन करने के बाद जो फ्लावर है दैट इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब जैसे मैं कह रहा हूं अगला जो उसकी जो टेक्निक थी दैट इज बेगिंग। वो क्या थी, बेगिंग क्या है, मैंने कहा सपोज यह एक इमैस्कुलेटेड फ्लावर है जिसके अंदर केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। अगर मैं इसको यूं ही खुला छोड़ दूंगा तो कोई दूसरे पोलन ग्रेन्स आकर इस पर लग जाएंगे और पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो हो जाएगी। बट आई वांट टू
स्टॉप द अनवांटेड पॉलिनेशन, मुझे क्या करना है, अनवांटेड पॉलिनेशन को क्या करना है, रोकना है। इसलिए इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर के चारों तरफ, इमैस्कुलेटेड फ्लावर के चारों तरफ एक थैली लगा दी जाती है, एक प्लास्टिक का बैग लगा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बैगिंग। मतलब कवर दी इमैस्कुलेटेड फ्लावर, कवरिंग दी या कवर दी, कवरिंग लिख लेते हैं, कवरिंग दी इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज कॉल्ड एज बैगिंग। मतलब इमैस्कुलेटेड फ्लावर को अपन किसी प्लास्टिक के बैग से कवर कर दे, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग। इसका जो मेन एम क्या होता है, टू स्टॉप अनवांटेड पॉलिनेशन। अनवांटेड पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बैगिंग कहते हैं, कि कवरिंग द इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज कॉल्ड एज बैगिंग। एंड इसका मुख्य जो उद्देश्य है, जो मेन एम है, वो क्या है, टू स्टॉप द अनवांटेड पॉलिनेशन। अब यहां पर स्टूडेंट आगे जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, और कई बार राजस्थान बोर्ड 10th में पूछता भी है कि मेंडल ने, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट का जो है वो सिलेक्शन क्यों किया, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, व्हाई मेंडल यूज पी प्लांट। अब देखना एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसका सिलेक्शन का जो रीजन था वो क्या था, मटर या पी जो है इट इज अ एनुअल प्लांट। ये कैसा है, एनुअल प्लांट है। देखना दोस्तों, अगर अपन जेनेटिक्स का स्टडी कर रहे हैं या इनहेरिटेंस का स्टडी कर रहे हैं, अगर अपन ने कुछ ऐसा प्लांट लिया जो जिसकी जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन है, बहुत ही लंबे टाइम बाद आ रही है, तो अपन के लिए काफी टफ रहेगा, काफी डिफिकल्ट रहेगा। बट जो पी प्लांट है दैट इज एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट से क्या होगा, जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन है, विद इन इट विल ऑब्टेन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है बहुत ही कम समय में अपन को मिल जाएगी, जिसकी वजह से अपन इनहेरिटेंस का जो स्टडी है वह इजीली कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इट इज स्मॉल प्लांट से क्या फायदा होगा, स्मॉल प्लांट से यह फायदा होगा कि इसको अपन छोटी सी जगह पर, गमले के अंदर या छोटी सी जगह, बगीचे के अंदर भी, गार्डन के अंदर छोटी जगह है, वहां पर भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, अपन को ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी अगर बात करें, इसके जो फ्लावर थे दे आर बाइसेक्सुअल। कैसे थे, बाइसेक्सुअल थे, फ्लावर आर बाइसेक्सुअल फ्लावर होने से क्या फायदा होगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके अंदर नेचुरली तो क्या पाया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो अपन को जो है प्योर लाइन जनरेशन प्राप्त होगी, प्योर लाइन, बिल्कुल प्योर लाइन जो है, किसी भी प्रकार की उसके अंदर इंप्योरिटीज नहीं होगी, जो किसी एक जनरेशन, एक पेरेंट है उसके कैरेक्टर मिल जाएंगे। नेचुरली इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। फोर्थ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इसके जो फ्लावर जो होते हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स आर बिग, फ्लावर बिग है। इससे क्या फायदा होगा, अगर फ्लावर बिग होंगे तो उसके अंदर जो इमैस्कुलेशन का प्रोसेस है वो अपन लोग इजीली कर पाएंगे। अगर किसी के अंदर फ्लावर काफी स्मॉल है तो उसके अंदर इमैस्कुलेशन का प्रोसेस टफ रहेगा, लेकिन फ्लावर के बिग होने के कारण अपन उसके अंदर इमैस्कुलेशन आराम से कर पाएंगे। अगला जो है इसका जो लास्ट है, इसके अंदर पाइसम सटाइवम या पी प्लांट के अंदर जो इट पजेस मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, क्या है, इसके अंदर कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर अवेलेबल, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस का स्टडी काफी इजीली किया जा सकता है। तो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इट इज एनुअल प्लांट, स्मॉल प्लांट, फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, फ्लावर आर बिग एंड इट possess many contrasting character। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगले क्लास के अंदर अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।